नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन आज हम करने जा रहे हैं, ठीक है। और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो आपका कंटिन्यूस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। जैसे हमने बाइनोमियल और पाइसन के बारे में पढ़ा कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन और पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन दोनों डिस्क्रीट डिस्ट्रीब्यूशन थे, लेकिन जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। और यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि जैसे वहां आप प्रोबेबिलिटी निकालते थे 0 सक्सेस की, 1 की, 2 की, 3 की, 4 की, लेकिन फ्रैक्शन में नहीं निकाल सकते थे। यहाँ ये कंटिन्यूशन में, ठीक है, आप 1, 1.1, 1.111, 1.112, 1.12, 1.3, मतलब कितने भी लेवल तक के लिए आप इसमें जो है प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। लेकिन एक बात और है, ये वो प्रोबेबिलिटी एक पॉइंट के लिए नहीं देगा, रेंज के लिए देगा। इसका मतलब क्या है, मतलब आप प्रोबेबिलिटी 1 की या 2 की नहीं निकाल सकते, आप ऐसा निकाल सकते प्रोबेबिलिटी 1 से 2 के बीच में होने की, प्रोबेबिलिटी 1 से कम होने की, प्रोबेबिलिटी 2 से अधिक होने की, ठीक है। जैसे किसी क्लास में हमने कहा कि जो मार्क्स आए उनका डिस्ट्रीब्यूशन अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो ये नहीं बताएगा कि 55 मार्क्स कितने बच्चों के हैं, ये बता सकता है कि 55 से 60 मार्क्स कितने के हैं, 55 से कम कितनों के हैं, 60 से 70 के बीच में कितनों के हैं, अबव 70 कितनों के हैं, मतलब एक रेंज के रूप में आपको आंसर मिलेगा, ठीक है। और जैसा कि मैंने बताया कि सबसे इम्पोर्टेंट डिस्ट्रीब्यूशन ये समझा जाता है, क्योंकि आगे जो हमें टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस पढ़ना है तो जितने भी स्टैटिस्टिकल टूल्स हैं आगे वो सब इसी नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन की एजम्पशन पर आधारित होते हैं। तो इसको आप अच्छे से जरूर समझ लें, ठीक है, क्योंकि ये एक तरह से कह लीजिए कि आपका फाउंडेशन तैयार कर देगा आगे जो टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस के लिए भी, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है और इसमें से क्वेश्चन अक्सर आते हैं, ठीक है। अब मैं आपको थोड़ा सा पहले आज बेसिक्स बताता हूँ कैसे क्या काम करता है, अभी ज्यादा डेप्थ में हम इसके में जाएंगे नहीं। तो देखो इसका डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह से होता है कि बेल शेप्ड डिस्ट्रीब्यूशन बोला जाता है। बेल शेप मतलब क्या है इसका, इसका थोड़ा सा पहले मैं मतलब क्लियर कर दूं, समझा दूं आपको, ठीक है। जैसे मैंने कहा भाई किसी क्लास में स्टूडेंट्स कितने हैं, चलो हम अभी बाद में लेंगे, और उनके जो एवरेज मार्क्स हैं, मान लीजिए उनके एवरेज मार्क्स हैं 55, 50 मार्क्स समझ लो एवरेज हैं, ऑन एन एवरेज 50 मार्क्स आए हैं, ठीक है। तो जो मीन वैल्यू है वो इसमें बीचों बीच मिलती है, ये मीन हो गया 55, ठीक है। और ये कितने बच्चों की है, मान लो 55 मार्क्स अगर है, सपोज कीजिए 30 स्टूडेंट्स के, ठीक है। तो इधर ये इससे कम और इधर इससे ज्यादा, ठीक है। 30 से मतलब 55 से 60 मार्क्स, 61 मार्क्स, 62 मार्क्स, 63, 67, 70, इसी तरह से हैं 55 से कम होते चलेंगे, 52 मार्क्स हैं, 50 मार्क्स हैं, 47 मार्क्स है, 45 मार्क्स हैं, 40 हैं, ठीक है। इस तरह से एंड सो ऑन ये कम होते चलेंगे, ठीक है। तो आप पहले ध्यान से समझ लो, ये जो नीचे जो दिखाई दे रहा है ये एक्स वैल्यू है, ठीक है, जिसकी प्रोबेबिलिटी हम निकालने वाले हैं, ठीक है। ये एक तरह से आपकी आर वैल्यू भी बोल सकते हो, जिसकी प्रोबेबिलिटी जो अभी बाइनोमियल और पाइसन डिस्ट्रीब्यूशन जो अपनी आर वैल्यू थी वो दिखाई देगी यहाँ, और ये जो नजर आएगी ऊपर ये नजर आएगी उसकी फ्रीक्वेंसी। जैसे 55 मार्क्स 3 बच्चों के हैं, 30 स्टूडेंट्स के हैं, ठीक है जी। अब जैसे मैंने कहा कि इसके बाद भाई जो हैं 55 से ऊपर, मान लीजिए मैंने कहा 60 मार्क्स कितनों के, हमने कहा भाई चलो 28 स्टूडेंट्स के हैं। इधर से इससे कम 55 से कम मान लीजिए 50 मार्क्स कितनों के, तो इधर भी 28 स्टूडेंट्स हो गए जैसे कि, ठीक है। तो ये इस तरह से कम होती चलेगी फ्रीक्वेंसी, इधर भी इससे कम होती चलेगी, इससे और कम मार्क्स होंगे, जैसे मान लो 50 नंबर है,
ये मान लीजिए 45 नंबर है तो ये और कम पर मिलेगी, ये और कम पर, तो इस तरह से ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन इसका बनेगा ये ऐसे। ठीक है, इसी तरह से बढ़ते हुए जो सबसे हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी कहां पर मिलेगी, मीन पर मिलेगी। ठीक है, मीन से पहले ये फ्रीक्वेंसीज बढ़ती चलेगी, मीन के बाद ये फ्रीक्वेंसीज फिर से गिरती हुई चलेगी, तो इसलिए इसकी बेल शेप बन जाती है। ठीक है, अब देखो ये जो फ्रीक्वेंसीज हैं इनको अभी हम निकालेंगे किसके रूप में, इसके एरिया के रूप में, इसको एरिया के रूप में निकालेंगे, यानी कि जो इसकी प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, उसको नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की भाषा में हम बोलेंगे एरिया। तो टोटल प्रोबेबिलिटी का जोड़ होता है 1, आपको पता है, तो इसलिए एरिया इस पूरे नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एरिया होता है 1। ठीक है, और जो मीन वैल्यू है ये x बार वैल्यू है ये, और ये इसको दो बराबर बराबर हिस्सों में बांटती है। 0.5 एरिया इधर रह जाता है, 0.5 एरिया इधर। इधर ये वैल्यू कम होती चलती है और इस तरफ ये वैल्यू बढ़ती हुई चलती है। ठीक है, अब इतनी बात समझ में आ गई होगी आई थिंक आपको। अच्छा, इसके जो मेन पैरामीटर हैं, मेन पैरामीटर, ठीक है, इसके दो मेन पैरामीटर होते हैं, एक तो मीन चाहिए हमें और दूसरा स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, निकालना अगर पड़ जाए तो मीन हम यहाँ पर भी एनपी के बराबर निकालते हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट ऑफ एन पी क्यू के बराबर। इसकी बहुत सारी विशेषताएं बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन से मिलती है, बस एक ही चीज का फर्क हो जाता है, बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन डिस्क्रीट रह जाता है, ये कंटिन्यूस है। बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में n छोटा लिया जाता है, इसमें n के लिए कोई लिमिट नहीं है। तो ये उसी का एक्सटेंशन है, हमने बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन में पढ़ा भी था कि बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन जो है जो टेंड्स टू बी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन इफ n जो नंबर ऑफ ट्रायल्स हैं उनकी संख्या अगर बढ़ जाती है। तो इसके भी दो मेन पैरामीटर x बार और स्टैंडर्ड डेविएशन है, और उसके बेस पर ये डिस्ट्रीब्यूशन काम करता है। ठीक है, थोड़ा सा इसके बारे में और मैं आपको डिस्कशन कर लेता हूँ, उसके बाद फिर हम थोड़े से प्रैक्टिकल एस्पेक्ट को समझेंगे, फिर इसके बचे हुए थ्योरी एस्पेक्ट्स की तरफ समझेंगे। तो देखिए इसकी जो शेप है, ठीक है, ये जो शेप है, हो सकता है मैं प्रॉपरली इसको बिल्कुल बेल शेप नहीं बना पाया हूँ, लेकिन ये बेल शेप मानी जाती है। बेल शेप का मतलब क्या है, देखो कि ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है जैसे घंटी होती है उसके आकार का होना चाहिए। ठीक है, मतलब ना तो ये ऐसा फ्लैट मिलेगा ऐसे, ना तो ये ऐसे मिलेगा, ना ही ये ऐसे वाला मिलेगा, ना ये लैप्टोकर्टिक है और ना ही ये प्लेटिकर्टिक है। इसकी जो हाइट के हिसाब से अगर हम बात करें तो ये कैसा मिलेगा आपको, फ्लैट, ये मेसोकर्टिक शेप में मिलेगा। ठीक है, अभी हमने कर्टोसिस को भी समझा ना, तो ये परफेक्टली सिमेट्रिकल है। सिमेट्रिकल किसको बोलते हैं, देखो जिस शेप में हम ऊपर जा रहे हैं उसी शेप में हम नीचे आएंगे, तो कोई इसमें स्क्यूनेस नहीं मिलेगी। ठीक है, तो आप साथ साथ इस चीज को समझते चलो, देखते चलो। ठीक है, तो मैंने कहा कि बाइनोमियल जो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है उसकी प्रॉपर्टीज की अगर मैं बात करूं तो हमने एक प्रॉपर्टी में हमने बात की कि ये डिस्ट्रीब्यूशन है, अभी मैं यहाँ लिख देता हूँ, इट इज ए कंटिन्यूअस प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा परफेक्टली बेल शेप, बेल शेप। ठीक है, और इसमें मीन, मीडियन और मोड तीनों बराबर होते हैं। मीन वैल्यू बीचों बीच होती है यहाँ, और जितना मीन है उतना ही मीडियन उतना ही मोड। ठीक है, यानी कि मीन वैल्यू पर ही सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसीज आपको मिलेगी, तो मोड भी यहीं पर ही मिलेगा आपको। तो मीन, मीडियन, मोड तीनों बराबर होते हैं, एक्स बार, जेड और एम ये सब बराबर होते हैं इसमें। और हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी, सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी इसकी ये फ्रीक्वेंसीज हैं, तो सबसे ज्यादा फ्रीक्वेंसी या सबसे ज्यादा प्रोबेबिलिटी कहाँ पर मिलेगी, मीन वैल्यू पर मिलती है।
ठीक है। और ये भी मैंने आपको बता दिया कि लेफ्ट साइड में कम होती चलती है, राइट साइड में बढ़ती हुई चलती है। इसके अलावा हमने देखा इसका टोटल एरिया जो है, टोटल एरिया वो 1 के बराबर होता है, और मीन वैल्यू, मीन लाइन इसको 2 बराबर हिस्सों में बांटती है, 0.5 ऑन आइदर साइड, दोनों तरफ 0.5 का एरिया हो जाता है। ठीक है। और यहाँ आप देखिए ये जो इसका जो कर्व है, ठीक है, ये इसको बोलते हैं बेस लाइन, बेस लाइन। ठीक है। तो ये जो कर्व है इस बेस लाइन के निरंतर नजदीक आता जाता है। ठीक है, बट इट नेवर टच इट, नेवर टच। ठीक है, क्योंकि इसको हम बोलते हैं एस्मोटोटिक, एस्मोटोटिक टू बेस लाइन। ठीक है, हिंदी में आप इसको अनंत स्पर्शी भी कह सकते हैं। ठीक है, एस्मोटोटिक टू बेस लाइन, यानी कि ये इसकी टेंडेंसी लगातार इसके नजदीक जाने की रहती है, बट इट नेवर टच इट, इसलिए आप इसको बोल सकते हैं हिंदी में कहें तो अनंत स्पर्श। अब ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए, देखो भाई, एक्यूरेट 100% प्रोबेबिलिटी का तो हम अंदाजा कभी भी लगा ही नहीं सकते। एक दो बातें पहले मैं और करता हूँ, फिर मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बताऊंगा मैं कहना क्या चाह रहा हूँ आपको। तो ये आपने एरिया देख लिया, इसी एरिया के बेस पर हम फ्रीक्वेंसीज निकालेंगे। ये एरिया एक्चुअल में एरिया ना होकर क्या है, इसकी प्रोबेबिलिटी। और ये पूरा जो आपका कह लीजिए कि परफेक्टली सिमेट्रिकल होता है और बेल शेप्ड होता है। ठीक है, बेल शेप्ड का मतलब इसकी हाइट मेसोकर्टिक के बराबर होती है, ना तो ये चपटा मिलेगा ना ये एकदम ऊंचा। ठीक है, तो मॉडरेट हाइट का होता है, तो मेसोकर्टिक होता है और परफेक्टली सिमेट्रिकल। परफेक्टली सिमेट्रिकल एंड बेल शेप। ठीक है, अब ये किस तरह की अजम्पशन पर काम करता है, जरा मैं पहले वो आपको बता दूं। जैसे कि मैंने बताया कि इसमें दो मेन पैरामीटर हम लेकर चलते हैं, एक मीन और दूसरा स्टैंडर्ड डेविएशन। अगर इन दो का हमें पता हो तो पूरा डिस्ट्रीब्यूशन हम बड़ी आराम से निकाल सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है, पहले आप समझो। अगर मुझे कहा गया कि किसी क्लास में 100 स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, ध्यान से समझना, और मुझे ये बता दिया जाए कि देखो भाई उन बच्चों के एवरेज मार्क्स, मीन मार्क्स 60 आए। ठीक है, मीन बता दिया मुझे। दूसरा, मुझे वो ये बता दें कि इन बच्चों के जो मार्क्स है उनका स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है। उन्होंने मुझे कह दिया भाई इन बच्चों के मार्क्स का स्टैंडर्ड डेविएशन मान लीजिए 8 है। ठीक है, तो अगर वो डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है, ध्यान से समझना, अगर वो डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल है तो मैं कहूंगा इन सब बच्चों के मार्क्स, लगभग मैं गारंटी ले रहा हूं, इन सब बच्चों के मार्क्स, ध्यान से सुनिए, किस रेंज में मिलेंगे? मीन प्लस माइनस 3 गुना स्टैंडर्ड डेविएशन के। इस स्टैंडर्ड डेविएशन का 3 गुना जोड़ दो और घटा दो, उस रेंज में सब बच्चों के मार्क्स मिलेंगे। मतलब 60 में 8 का 3 गुना। ठीक है, जोड़ दें और घटा दें तो 8 गुना 3 24, 60 में से 24 लेस हुआ तो 36 से लेकर ये 24 इसमें जोड़ भी दीजिए तो 84। यानी कि मैं कह सकता हूं कि इन सारे के सारे लगभग 100 बच्चों के मार्क्स, ठीक है, 36 से 84 के बीच में। और ये मैं किस एक्यूरेसी से कह सकता हूँ? 99.99% एक्यूरेसी के साथ मैं कह सकता हूँ। ठीक है, थोड़ा बहुत वेरिएशन वही यहाँ हो सकता है, कोई एक दो एक्सेप्शनल केस ऐसा हो सकता है कि किसी के मार्क्स 35 मिल जाए या किसी के मार्क्स हो सकता है 90 मिल जाए। ठीक है, लेकिन अगर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो मैं कह सकता हूँ कि भाई देखो ये मीन है, मीन मार्क्स 60 है, तो इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन का 3 गुना अगर हम इधर और 3 गुना इधर चले जाएं तो हम इसका लगभग 99.99% एरिया कवर कर लेते हैं।
मतलब 100 स्टूडेंट्स में से मैं मतलब 99 बच्चों के लिए तो बोल ही सकता हूँ कि 99 स्टूडेंट्स के मार्क्स कह लीजिए कि या तो 36 या 84 या इनके बीच में रहे, ठीक है। और सबसे ज्यादा बच्चों के नंबर कितने आए होंगे, 60 ही आए होंगे, 60 के आसपास जो है यहाँ इस एरिया में, मतलब कह लीजिए कि 50 मतलब 56, 60, 61, 62 ऐसे नंबर की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा रही होगी, ठीक है। और 30 मार्क्स किसी के भी नहीं आए होंगे, ठीक है, या 84 से ऊपर मार्क्स किसी के भी नहीं आए होंगे, ठीक है। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है, ये नॉर्मल प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है। तो अब आपको ये भी समझ में आ गया होगा कि ये एसिम्प्टोटिक क्यों रह जाता है, क्योंकि भाई देखो बिल्कुल 100% एक्यूरेसी तो हम बता ही नहीं सकते ना, ठीक है। तो जो थोड़ा सा ये जो कह लीजिए कि रह जाता है डाउट्स, जो गुंजाइश हम छोड़ देते हैं, जैसे हमने यहाँ पर भी 99.99% लिया, तो जो हमने गुंजाइश छोड़ दी भाई, कुछ एक दो बच्चे ऐसे हो भी सकते हैं जिनके मार्क्स या तो ये जो हमारी रेंज हमने बनाई 36 से 84 की, या तो इससे भी डाउन होंगे या इससे भी ऊपर होंगे, ठीक है। तो इसीलिए ये इसको टच नहीं करता। टच करने का मतलब हो जाता है बिल्कुल क्लोज करके हम बता देते कि हाँ भाई इतनी प्रोबेबिलिटी है। तो ये क्लोज इसलिए नहीं होता, ये एसिम्प्टोटिक टू बेसलाइन इसलिए कहलाता है, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये बात अच्छे से समझ में आ गई होगी। तो अब इसकी और भी प्रॉपर्टी आप देखिए, ठीक है, ये इन्हीं पर पूरा भाग्य डिस्ट्रीब्यूशन बेस्ड है। तो अपना मीन कितना था, 60, मीन मार्क्स कितने थे 60, स्टैंडर्ड डेविएशन कितना था 8, बच्चे कितने थे n इज इक्वल टू कैपिटल N लिखिए, बल्कि स्टूडेंट्स कितने थे 100, ठीक है। पहले हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, प्रोबेबिलिटी को जब हम इससे नंबर ऑफ स्टूडेंट से गुना कर देंगे तो फ्रीक्वेंसी बन जाती है, ठीक है। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की विशेषताएं को देखो कि अगर इसमें एक गुना स्टैंडर्ड डेविएशन जोड़ा जाए तो इट कवर्स, ठीक है, इट कवर्स अप्रोक्सीमेटली 68.27% एरिया। मतलब यानी कि 60 में अगर आप एक बार ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन 8 है जोड़ दें और घटा दें, यानी कि 52 से लेकर और 68 के बीच में जो नंबर हैं, कितने बच्चों के नंबर रहे होंगे, लगभग 100 बच्चे हैं ना टोटल, तो 68.27% बच्चों के नंबर इस रेंज में रहे होंगे अगर ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो। यानी कि लगभग 68 बच्चों के नंबर, 68% बच्चों के 68% स्टूडेंट्स के नंबर 52 से 68 के बीच में आए होंगे। और अगर मैं इसका 2 गुना स्टैंडर्ड डेविएशन जोड़ दूं और घटा दूं, ठीक है, 2 गुना 8, ठीक है, तो इट कवर्स कितना एरिया, 95%, लगभग 95 पॉइंट एक्यूरेट अगर मैं बोलूँ तो 0.45% एरिया को कवर कर लेता है। यानी कि 8 गुना 2 कितने हो गए भाई 16, यानी कि 44 से लेकर 44 से लेकर और 76 तक की रेंज में कितने बच्चों के नंबर आ गए होंगे, 95%, 95.45, यानी कि इन 100 में से 95 बच्चों के नंबर 44 से 76 के बीच में रहे होंगे अगर ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन है तो, ठीक है। और अगर 3 गुना स्टैंडर्ड डेविएशन जोड़ दूं और घटा दूं तो लगभग पूरी क्लास को कवर कर लिया इसने। लगभग 99% बच्चों के नंबर, जैसा कि हमने बताया, कितने 36 से लेकर और 84 के बीच में रहे होंगे। अब जो आगे टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस पढ़ेंगे वो इसी चीज पर तो बेस्ड होती है, ऐसे ही तो काम करती है। तो अब हमें सबसे पहला काम जो समझना है कि ये एरिया किस तरह से फाइंड आउट होता है। इस एरिया के लिए इसमें एरिया टेबल दी हुई होती है, उस टेबल का यूज करना सीखना है। हम इसमें बिल्कुल सिंपल वे में पहले चलेंगे, पहले हम सिंपली एरिया देखना सीखेंगे, फिर एरिया से हम मीन स्टैंडर्ड डेविएशन निकालना सीखेंगे, और फिर उसके बाद एक्स वैल्यू जो मिसिंग है उसको फाइंड आउट करना सीखेंगे। ये चीज अगर हम अच्छे से कवर कर लेते हैं तो टेस्ट ऑफ हाइपोथेसिस में हम देखेंगे कि बहुत सारी एजम्पशन इसी नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पर बेस्ड होती है, ठीक है। तो देखिए मैं पहले इसकी एरिया टेबल की बात करता हूँ, इसका एरिया टेबल किस तरह से काम करता है। देखिए ये इसमें स्टैटिस्टिकल टेबल्स मैंने ओपन किया और ये आप देख रहे हैं एरिया अंडर स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व, ठीक है। तो ये जो वैल्यू है ये जेड वैल्यू है, इसके बारे में अभी मैं बात करूंगा जेड क्या होता है, कैसे फाइंड आउट किया जाता है।
ठीक है। और ये जो वैल्यू देख रहे हैं ये एरिया, ये एक्चुअल उस प्रोबेबिलिटी को बताता है। ठीक है, तो अब हम इसको देखना समझने वाले हैं क्योंकि आगे जो सारा डिस्कशन है वो इसी पर बेस्ड है। ठीक है, तो जो कुछ मैंने अभी तक किया उसको मैं आगे बढ़ता हूं और बताता हूं। ठीक है, अब जरा देखो मैंने जो लिया था मैं जरा उसी को ही करके बताता हूं। ठीक है, मैंने अभी लिया था मीन एक्स बार, कितना लिया था भाई मैंने एक्स बार, मैंने लिया था मीन 60। ठीक है, और इसके बाद फिर मैंने स्टैंडर्ड डेविएशन लिया था इसमें, कितना स्टैंडर्ड डेविएशन लिया था मैंने 8। ठीक है, अब मैंने कहा कि भाई कि कोई बच्चा है उसके नंबर 60 से लेकर और 68, 60 से 68 के बीच में नंबर आए होंगे, इसकी बताओ क्या विशेषता है। क्वेश्चन इसमें शुरू में किस तरह के आएंगे कि भाई कोई एक डिस्ट्रीब्यूशन है वो एग्जैक्टली नॉर्मल है, ठीक है, और उस कॉलेज में मान लीजिए 500 स्टूडेंट्स पढ़ते हैं। ठीक है, उन बच्चों के एवरेज मार्क्स 60 आए हैं, उनका स्टैंडर्ड डेविएशन 8 है, तो हम मुझे बताओ कि कितने बच्चों के नंबर 60 से 68 के बीच में आए होंगे। मान लीजिए इस तरह का क्वेश्चन है, तो अब पहले हमें जो सबसे पहला काम करना है वो ये कि हम देखेंगे कि मीन एक्स बार ये तो बीचों बीच होता है, अभी हमने इसकी प्रॉपर्टी में पढ़ा। हमने ये भी पढ़ा कि यहाँ एक्स बढ़ता हुआ चलेगा राइट साइड में, लेफ्ट साइड में एक्स घटता हुआ चलेगा। ठीक है, तो मैंने कहा कि भाई 68 कहाँ आएगा, 68 इस राइट साइड में आएगा, ऑब्वियसली अंदाजे से मैंने लिख दिया भाई यहाँ ये 68 आने वाला है, ये मीन मार्क्स हैं ये 68। और मुझे क्या चाहिए कि 60 से 68 के बीच का एरिया। ठीक है, जैसे हम एरिया अभी तक निकालते आए हैं, तो ये एरिया ही एक तरह से इसकी प्रोबेबिलिटी है कि ये पूरा एरिया तो एक है। ठीक है, तो इस बीच में इस रेंज में कितनी प्रोबेबिलिटी आती है, कितना एरिया आता है, जो ये एरिया आएगा वही मेरी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम इसको स्टैंडर्ड डेविएशन का कितने गुना है वो डिफरेंस, ठीक है, उस वे में फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, इसे बोलते हैं ऑर्डिनेट, ऑर्डिनेट जेड, और ये होता है हमेशा x माइनस एक्स बार डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, कि जो x वैल्यू जिसकी तुम्हें प्रोबेबिलिटी निकालनी है वो वैल्यू x बार से अपने मीन से कितना दूर है, कितना डेविएट हुई, और उसको उसके स्टैंडर्ड डेविएशन से डिवाइड कर दीजिए। जैसे कि अभी यहाँ मैंने किया 68 माइनस 60 डिवाइडेड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन 8, तो जैसे ये वैल्यू 1 आ गई, मैंने जानबूझकर ये लिया 1। ठीक है, अच्छा, तो अब इस 1 का एरिया कैसे देखा जाएगा, एरिया फ्रॉम द एरिया नॉर्मल, एरिया फ्रॉम द एरिया टेबल। देखो ये टेबल है, यहाँ ये जेड वो ऑर्डिनेट जो हम निकालेंगे ना x माइनस एक्स बार डिवाइड बाय स्टैंडर्ड डेविएशन करके, वो वैल्यू आपको यहाँ नजर आएगी। तो 0.0, 0.1, 0.2, तो यहाँ आपको 1 नजर आ रहा होगा, 1। ठीक है, ये वैल्यू देखिए, मार्क मैं कर नहीं पा रहा हूँ, बाकी आप देख पा रहे होंगे 1.0, और इसकी वैल्यू आप देख रहे हैं 0.3413, 0.3413। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई 0.3413। ठीक है, यानी कि उन बच्चों के नंबर 68 से 60 के बीच में आने की संभावना है 3413। तो कितने बच्चों के नंबर ऐसे आ जाएंगे, 0.3413 को कितने स्टूडेंट है, 500, 500 से गुना कर दो भाई, 500 गुना 0.3413। ठीक है, तो ये 170 बच्चों के नंबर लगभग इस 60 से 68 के बीच में आए होंगे। अब अभी मैं आपसे क्या कह रहा था कि इसमें 1 गुना स्टैंडर्ड डेविएशन जोड़ घटा दें तो कितना एरिया कवर होता है, वो कैसे होगा। अब जरा देखो, मैंने यहाँ इस x बार से यहाँ तक ले लिया 68। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि भाई 52 से 68 के बीच में कितने बच्चों के नंबर आए होंगे, कितने बच्चों के नंबर 52 से 68 के बीच में आए होंगे। अब आपने देखा ये x बार है, यहाँ 68 हो गया, ये x बार है, तो 52 इससे इधर मिलेगा कि ये 52 हो गया। ठीक है, ये तुम्हारा x, अब मैं इसको x1 लिख देता हूँ, इसको x2 कर देता हूँ, x2 इज इक्वल टू कितना हो गया 52। तो भाई
यहाँ से यहाँ तक का एरिया मुझे चाहिए। अब एरिया क्या चाहिए, 52 से लेकर और 68 तक का, ठीक है। अब ध्यान रखना एक बात कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में जब हम ये टेबल यूज करेंगे तो टेबल के लिए मुझे क्या चाहिएगा, जेड, जो इसका ऑर्डिनेट जिस पर बेस्ड है, और वो होता है x माइनस एक्स बार डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन। यानी कि ये जो इसका ओरिजिन है ना, जो इसका जो स्टेशन है जहाँ से शुरू होगी गाड़ी, ठीक है, वो यहाँ से शुरू होगी, वो रेंज इधर से लेगा। तो मुझे भाई एरिया चाहिए ये वाला पूरा, तो ये कैसे निकालूं, एक बार यहाँ से यहाँ तक का निकाल लेता हूँ, फिर यहाँ से यहाँ तक का निकाल लेता हूँ। तो यहाँ से यहाँ तक का तो मैंने अभी निकाला, यहाँ से यहाँ तक का और निकाल लेते हैं, ठीक है। देखते हैं कितना आता है। यहाँ से अगर यहाँ तक हम लेते हैं, लेफ्ट साइड में भी अगर हम चलते हैं तो कितना आता है जरा देखिए। तो भाई अब मैंने लिखा, एक मिनट जी, तो अब मैंने लिखा ये Z1 लिख देता हूं मैं इसको, ये जो मैंने निकाला ये Z1 हो गया था, Z1। अब Z2 हम कैसे निकालें, Z2 मुझे फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ये किस तरह से निकलेगा जरा देखें, x माइनस एक्स बार डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन। अब x कितना है, x माइनस एक्स बार डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन। अब x है अपना 52 माइनस एक्स बार यानी कि वही 60 डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि 8। तो माइनस 8 डिवाइड बाई 8 यानी कि माइनस का 1। जेड प्लस का भी हो सकता है, जेड माइनस का भी हो सकता है। जेड प्लस का होने का मतलब कि जेड प्लस का ये बताता है कि जो x की वैल्यू है वो x बार के राइट साइड में है, और जेड माइनस का है तो ये हमें बता रहा है कि जो वैल्यू है वो उसके लेफ्ट साइड में है। बाकी इससे एरिया की सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता, एरिया यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑलवेज पॉजिटिव ही होती है। तो जेड की वैल्यू -1, ठीक है, तो जेड 1 हो चाहे -1 हो, यहाँ तो लिखा हुआ नहीं है, 0.3413 यही है वैल्यू, तो ठीक है। तो हमने लिख दिया 0.3413, ठीक है। एरिया लिखा 0.3413। अब आप देखो कि अपना जो कर्व है उसमें ये वाला एरिया, ये वाली वैल्यू भी 0.3413 थी, और ये वाली वैल्यू भी 0.3413 थी। मुझे चाहिए पूरी वाली, तो दोनों को जोड़ दूं, तो दोनों को जोड़ता हूं तो कितना आ जाएगा, 3 और 3 6, 2 8 6, तो 6826 0.6826 परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो 68.26%। तो अभी हम वही तो बात कर रहे थे कि मीन एक्स बार प्लस माइनस एक बार स्टैंडर्ड डेविएशन इधर और इधर हो जाए तो उसमें कितनी प्रोबेबिलिटी है, 68.26, यहाँ 27 आ रहा है, बात हुई है, अप्रोक्स किया हुआ है, तो 68.26% एरिया कवर हो जाता है, ठीक है। तो अब आपको थोड़ा सा आइडिया ये भी आ गया होगा कि एरिया, ये जो वैल्यू में बता रहा था, ये वैल्यू कहाँ से आ रही है, और साथ साथ इसकी एरिया टेबल को देखने का भी थोड़ा सा आइडिया हो गया होगा, ठीक है। बाकी मैं अभी इसकी करवाता हूँ प्रैक्टिस में आपको जो है, तो इसकी एरिया टेबल हम किस तरह से देखें उससे रिलेटेड कुछ एक दो पहले हम एग्जाम्पल लेंगे। हर एक अलग अलग सिचुएशन में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का एरिया किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है, ठीक है, थोड़ा सा उसको हम समझ लेते हैं, ठीक है। देखते हैं, तो एक मिनट, तो अब देखिए एक दो एग्जांपल से हम समझते हैं कि अलग अलग डिफरेंट सिचुएशन में हम किस तरह से एरिया फाइंड आउट करें, ठीक है। तो अब एक एग्जांपल मैं फिर से ले रहा हूं, ठीक है, और इसको ध्यान से समझना। कोई डिस्ट्रीब्यूशन है जो नॉर्मल है, अभी आप क्वेश्चन वगैरह को छोड़ो, बस सिंपल बस एरिया टेबल यूज करना सीख लो। एक्स बार है 40 और स्टैंडर्ड डेविएशन है 12, ठीक है। अब मैंने आपसे कहा कि भाई उस डिस्ट्रीब्यूशन में, ठीक है, साथ साथ चलो मैं ये और कर लेता हूँ, वो कोई क्लास है, ठीक है, और ये नंबर है, मार्क्स है, उससे आपको ज्यादा आसानी से समझ में आएगा। तो कोई क्लास है जिसमें 500 स्टूडेंट्स, ठीक है, 500 स्टूडेंट्स है, कोई स्कूल लगा लीजिए, और उनके एवरेज मार्क्स 40 हैं और स्टैंडर्ड डेविएशन 12 है। तो अब पहले मैं अब आपसे पूछ रहा हूँ कि पहले आप निकालिए कि उनके मार्क्स 35 से 40 के बीच में होंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालो।
कितने बच्चों के मार्क्स 35 से 40। अब एक इसका नियम ये है भाई, आपको जो मैं बता रहा हूँ आपके लिए टिप्स समझ लो। बुक में हो सकता है कि एक ही नॉर्मल कर्व में सारा काम कर रखा हो, लेकिन आप इनिशियल स्टेज पर हमेशा नॉर्मल कर्व अपना बनाएं हर सिचुएशन के लिए हल। अगर आपने कर्व ये ढंग से बना लिया तो सारा काम आसानी से हो जाएगा। अब एक्स बार रखो, एक्स बार होता है भाई यहाँ 40। अब आपको चाहिए 35 से 40। अब आपको पता है 35 तो इससे कम में है, तो यहाँ मिलेगा आपको कहीं। तो x इज इक्वल टू 35। कौन सा एरिया चाहिए उसको जरूर मार्क करो, कौन सा वाला चाहिए, 35 से 40 का चाहिए ना, यानी कि ये वाला एरिया हमें चाहिए। तो कितने बच्चों के नंबर 35 से 40 के बीच में, ये क्वेश्चन है। जेड निकालो, जेड होता है x माइनस एक्स बार डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन। x है 35 माइनस एक्स बार है 40 डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन कितना था अपना 18 12। तो ये हो जाएगा भाई 5 डिवाइडेड बाई 12, ठीक है। तो ये आता है माइनस का 0.416, ठीक है। और इसका एरिया देख लो, एरिया देखने के लिए एरिया टेबल है। अब देखो 0.416, ठीक है। 0.4 कहाँ है, पहले 0.4 देखो, ये 0.4। अब 416, ठीक है। वैसे तो हम एक्यूरेट पर भी आ सकते हैं, लेकिन अभी मैं सिंपल शुरुआत में इनिशियल स्टेज में ज्यादा मैं बात नहीं करना चाहता इसमें। तो 416 है, ठीक है। तो आप अभी तो अप्रोक्सीमेशन का काम करो, 2 डेसिमल तक काम करो, माइनस का 0.42 कर लो इसको, क्योंकि 2 डेसिमल तक ही है अपने पास अभी, ठीक है। बाकी हम इसको 416 एक्यूरेट भी निकाल सकते हैं, लेकिन अभी मैं चलो उसको स्किप करता हूँ उस चीज को। 0.4 का 2 पर देखेंगे अब। तो देखिए 0.4 और इसका 16 था, तो हमने 2 कर लिया, तो 0.4 का 2 पर कितना आ रहा है 1628, देख पा रहे होंगे 0.1628, ये मैंने लिख दिया। फ्रॉम एरिया टेबल एरिया इज इक्वल टू 0.1628, ठीक है। ये इसका एरिया आ गया, एरिया मतलब प्रोबेबिलिटी। तो उन बच्चों के नंबर 35 से 40 के बीच में होंगे, इसकी प्रोबेबिलिटी, इसकी संभावना 0.1628। तो 500 बच्चों में से कितनों के नंबर इसके बीच में आएंगे, इसको 500 से गुना कर दो, 500 गुना 0.1628, वेरी सिंपल। 81 स्टूडेंट्स के नंबर इसके बीच में, इस रेंज में आए होंगे, ठीक है। अब आगे मैं फिर से बदलता हूं इस क्वेश्चन को थोड़ा सा और। अब मैंने कहा कि भाई कितने बच्चों के नंबर लेस देन 35 आए होंगे, लेस देन 35। अब करने का तो मैं उसी में बता सकता हूं, लेकिन मैं आपको समझाने के लिए फिर से नया बना रहा हूं। ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व हो गया, ये एक्स बार हो गया, थोड़ा टेढ़ा जरूर बन गया। एक्स बार मीन कितना है इनका, मीन है भाई 40। अब मैंने कहा लेस देन 35, पहले तो 35 देखो, 35 कहाँ आएगा, ये है x इज इक्वल टू 35। अब अपना रिक्वायर्ड एरिया कौन सा है वो जरूर मार्क कर लिया करो, पिछली बार तो हमें ये वाला चाहिए था, अब चाहिए हमें 35 से कम वाला, ये एरिया चाहिए हमें। अब इसको कैसे निकालेंगे, देखो हम z निकाल रहे हैं, z निकाला हमने x माइनस एक्स बार डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन। x कितना था 35 माइनस एक्स बार कितना 40 डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन कितना 12। ये वही माइनस का 0.416 आ गया, जिसको हमने अप्रोक्स करके माइनस का 0.42 कर लिया। अब हम टेबल देखने जा रहे हैं, लेकिन टेबल ये कहती है, देखो भाई मेरी लिमिटेशन तो ये है कि मैं आपको बता सकती हूँ प्रोबेबिलिटी या एरिया सिर्फ जो x बार से शुरू हो, यहां से शुरू करके चाहे मुझसे इधर का पूछ लो चाहे इधर का पूछ लो, बाकी और बताना मेरे बस की बात नहीं है। तो हमने कहा चलो आप इतना ही बता दो हमें, ये वाला एरिया कितना, ये तो बताओगे, ये तो हमने अभी भी देखा ही है। तो एरिया हम क्या लिखेंगे, फ्रॉम एरिया टेबल, एरिया टेबल से हमने लिया एरिया कितना आया भाई इसका, इन दोनों के बीच का। देखो ध्यान से देखना कि कभी सीधा आप आंसर कर दो इसको, ये जो आप टेबल देखोगे, टेबल से एरिया हमेशा x बार से शुरू होकर x और x बार के बीच का आएगा हमेशा, ठीक है। जो भी एरिया आपको मिलेगा वो कौन सा मिलेगा, x और x बार के बीच का। देखो इसमें दिखा भी रखा है, यहाँ से ये वाला एरिया बताता है हमेशा, ये जो टेबल है, ठीक है। तो
हमने कहा चलो भाई आप यही वाला एरिया बता दो हमें, और ये एरिया हमने अभी अभी देखा 0.1628, तो मुझे पता चल गया 35 से 40 के बीच में होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है। अब अभी अभी हमने नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन कर्व की प्रॉपर्टी पढ़ी, इसका पूरा एरिया कितना है 1, मीन वैल्यू ये होती है, इसके इधर एरिया कितना 0.5 और इधर एरिया कितना 0.5, तो बस फिर तो बात बन गई। ये इधर की पूरी प्रोबेबिलिटी कितनी है 0.5, मीन से कम होने की है, मीन से ज्यादा होने की प्रोबेबिलिटी 50-50 है, तो ये पूरी प्रोबेबिलिटी 50% है। इसमें से मुझे ये वाली प्रोबेबिलिटी पता चल गई, ये इसके बीच में होने की प्रोबेबिलिटी 0.1628, तो रिक्वायर्ड एरिया जो ये वाला है वो कितना हो जाएगा भाई 0.5 में से लेस कर दो, तो आप लिखेंगे रिक्वायर्ड एरिया 0.5 माइनस 0.1628, तो 0.5 माइनस 0.1628 जब आप करेंगे तो 0.3372, ठीक है, ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। और इसको 500 से गुना कर दो तो कितने स्टूडेंट्स के नंबर 35 से कम है हमें पता चल जाएगा, ठीक है। इस तरह से अलग अलग सिचुएशंस में आपसे पूछा जाएगा। अब एक और सिचुएशन में क्रिएट कर देता हूँ, कितने बच्चों के नंबर भाई मोर देन 35, लो मोर देन 35, मैं उसी क्वेश्चन को घुमा रहा हूँ बार बार। अब फिर से एक करो बना लेते हैं समझने के लिए। लो भाई ये एक्स बार है आपका, ठीक है, एक्स बार हमें पता है कितना है 40, एक्स बार है 40 और x इससे कम पड़ता है इसलिए x आएगा इधर कहीं, x इज इक्वल टू 35। अब जो टेबल है वो हमें बताएगी एरिया ये वाला, लेकिन हमें एरिया चाहिए 35 से ज्यादा, 35 से ज्यादा तो पूरा है भाई, ये वाला एरिया चाहिए मुझे। तो अगेन अब आपके माइंड काम कर रहा होगा, समझ रहे होगा कि अब हमें ये एरिया बताएगा कौन सा टेबल, तो हमें कौन सा एरिया बताएगी ये वाला बताएगी, लेकिन मुझे चाहिए ये पूरा वाला। तो मैं क्या करूंगा भाई, मुझे पता है ना ये वाला एरिया तो 0.5 है ही, जो ये एरिया आएगा उसमें मैं इसको ऐड कर दूंगा तो मेरी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। तो आप जेड निकालेंगे 35 माइनस 40 डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन, यानी कि कितना है वो स्टैंडर्ड डेविएशन का इसका 12, तो आपने माइनस का 0.416 जेड फिर से निकाला, ठीक है, और जो कि हो गया 0.42 आपने अप्रोक्स कर लिया। फिर आपने यहाँ से एरिया निकाला, एरिया कितना आ रहा था 0.1628, आई थिंक 1628, 0.1628। अब ये एरिया आया इन दोनों के बीच का, मुझे चाहिए ये पूरा, तो रिक्वायर्ड एरिया कितना हो जाएगा 0.1628। ये एरिया, ये जो कर्व ग्राफ है वो पिक्चराइज कर देगा और उससे आपको समझना बड़ा आसान हो जाएगा। 0.5 इसमें जोड़ दो तो 0.6628, ठीक है, ये आपकी रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी हो जाएगी जो आपको चाहिए, यानी कि बच्चों के नंबर किससे अधिक होंगे उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है। और क्या हो सकता है, आइए एक एग्जांपल और लेता हूँ। अब मैंने कहा कि भाई मुझसे पूछा गया कि भाई बच्चों के जो ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है इसमें इनके नंबर 35 से और 50 के बीच में रहे होंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी बता, ठीक है, 35 से, चलो मैं 55 कर देता हूँ, 35 से 55 के बीच में होने की प्रोबेबिलिटी बता। अब आप फिर से करो बनाओ, समझो कि क्या पूछा जा रहा है। ये x बार है जो कि है 40, स्टैंडर्ड डेविएशन आपको पता है इसका 12 है। अब 35 तो मिलेगा आपको यहाँ, ठीक है, और 55 मिलेगा यहाँ राइट साइड में, अंदाजे से लिख दो। अब दो x हैं इसलिए कंफ्यूजन हो तो इस एक को x1 लिख दो 35, एक को x2 लिख दो 55, और एरिया चाहिए आपको ये वाला। हमने टेबल से कहा कि भाई लाओ भाई हमें ये वाला एरिया दे दो, टेबल ने फिर से वही लिमिटेशन बताई अपने कि देखो जी मैं आपको एरिया बता सकती हूँ लेकिन कौन सा, सिर्फ जो मीन से शुरू हो। तो हमने कहा ठीक है कोई बात नहीं, एक बार नहीं दो बार बता दो, एक बार आप मीन से शुरू होकर इधर का निकाल दो, दूसरी बार आप मीन से शुरू करके इधर का निकाल दो, अपना काम बन जाएगा। तो आपने पहले Z1 निकाला, Z1 हो गया 35
-40 डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि 12, ये तो आप निकालते आ ही रहे हो, माइनस के 0.416 यानी कि माइनस के 0.42 यानी कि एरिया हो गया 0.1628 जो हम करते आ रहे हैं। फिर दूसरी बार हमने कहा चलो अब ये वाला एरिया अब अलग अलग तो बताओगे, ये वाला एरिया बता दो। तो अब Z2 इज इक्वल टू हो गया x माइनस एक्स बार 55 माइनस 40 डिवाइड बाई 12। तो 15 डिवाइड बाई 12 किया हमने, 15 डिवाइड बाई 12 इट कम्स 1.25 पॉजिटिव। अब हमने कहा कि चलो इसका एरिया तो बताओगे, तो 1.25 इसको कैसे देखें, 1.2 का 5 देखो अभी अपनी टेबल में चलो, यहाँ ढूंढो 1.2 कहाँ है, ये 1.2 है, इसका 5 पर, ठीक है। देखो पहला कॉलम तो है इसमें 0 का, ठीक है, ये 0 1 2 3 4 5 ऐसे हैं, तो हमें चाहिए क्या देख रहे थे हम 1.25, तो 1.2 आगे 0 फिर 1 2 3 4 5, 1.2 का 5 पर 0.3944 हो गया, ठीक है, 0.3944 ये अपना एरिया हो गया। तो हमने लिखा एरिया हो गया 0.3944, ठीक है, 1.2 का 5 पर 0.392, हाँ सॉरी 3944 ये वाला था, 1 2 3 4 5, ठीक है 3944। तो हमने कहा भाई देखो ये जो कह लीजिए कि मार्क्स हैं 40 से 55 तक होने की संभावना है 0.3944, और 40 से 35 मीन से शुरू करते हैं, 40 से 35 के बीच में होने की संभावना है 0.1628। तो हमने कहा भाई 35 से इसके बीच में होने की संभावना क्या होगी, दोनों को जोड़ दो। ये वाला एरिया कितना है, ये एरिया है 0.1628, ये एरिया कितना है 0.3944, ये एरिया कितना हो जाएगा, दोनों का जोड़ 0.1628 प्लस 0.3944, ठीक है। तो 0.1628 प्लस 0.3944 इट कम्स 0.5572, ठीक है, ये रिक्वायर्ड एरिया हो जाएगा। अब कितने बच्चों के नंबर इनके बीच में आएंगे, 55 जो है 0.5572 को 500 से गुना कर दो, कितने बच्चों के नंबर भाई इसके बीच में आएंगे, ठीक है। एक और जो इसमें लास्ट सिचुएशन जो हो सकती है, मैंने आपको सब सिचुएशन जो है कवर करवा दी जो जो हो सकती है नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन जिस जिस ढंग से पूछा जा सकता है, ठीक है। एक सिचुएशन और है उसको मैं और करना चाह रहा हूँ, ये थोड़ा सा इसमें हैंग सा हो गया है, चलिए चल गया। अब एक सिचुएशन और, अब मैंने कहा कि भाई कितने बच्चों के नंबर, अब फिर से मैं पूछ रहा हूँ कितने बच्चों के नंबर 20 से 35 के बीच में आए होंगे भाई, ये बताओ अब 20 से 35 के बीच। अब सोचो, ये कर्व बनाया आपने, ये एक्स बार रखा आपने, ये तो 40 है। अब आपने देखा कि ये आपका x1 है, ये है 35, और x2 ये भी इधर ही आएगा, दोनों एक ही तरफ हो गए, x2 ये है 20 वाला और कम है, और 20 से 35 के बीच का मतलब हो गया आपको एरिया चाहिए ये वाला। अब आप फिर से एरिया टेबल के पास गए, हमें एरिया बताओ, एरिया टेबल ने फिर से अपनी वही लिमिटेशन बताई कि बता तो हम कुछ भी सकते हैं लेकिन शुरू मीन से करते हैं। तो हमने कहा ठीक है भाई आप मीन से शुरू करो, एक बार आप मीन से शुरू करके हमें ये वाला एरिया दे दो, मीन से शुरू करो और ये वाला एरिया हमें बता दो, बाकी काम हम कर लेंगे, ठीक है। और दूसरी बार मीन से शुरू करके आप हमें ये वाला एरिया बता दो, फिर हम क्या करेंगे, ये जो मीन से शुरू होकर ये वाला जो एरिया आएगा ये वाला, इसमें से हम ये वाला घटा देंगे तो हमारा रिक्वायर्ड एरिया आ जाएगा। तो रिक्वायर्ड एरिया को हमेशा मार्क जरूर कर लिया करो कि हमें निकालना कौन सा है, ठीक है। तो अब आपने एक तो Z1 निकाला, ठीक है, Z1 तो बार बार निकालने की जरूरत नहीं, 0.416 आ रहा तो 0.42 आ जाएगा, एरिया इसका 0.1628 आ गया। अब दूसरी बार ये वाला और निकालो, मीन से शुरू करके यहाँ 20 तक,
आने की प्रोबेबिलिटी। तो Z2 आपने निकाला 20 माइनस 40 डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 12। तो 20 माइनस 40 यानी कि 20 डिवाइड बाई 12 ये आता है माइनस का 1.666 है तो 1.67 करते हैं। तो अब हम एरिया देख लें इसका, इस पर देखेंगे 1.6 का 7 पर। जेड के प्लस माइनस का होने से एरिया पर कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो अब जरा देखिए 0.16 ये 16 है, 16 का 7 पर, तो 0 से काउंट करो 0 1 2 3 4 5 6 7 4525। ठीक है 4525। तो ये एरिया हो गया 0.4525। अब अपना काम आसान हो गया, मुझे पता ये पूरा एरिया है 0.4525, इसमें से ये वाला एरिया है 0.1628। तो इन दोनों का जो डिफरेंस हो जाएगा, ठीक है 11 में से 2 जाएंगे तो 9, और यहाँ 14 में से 6 जाएंगे तो 8, और यहाँ पर 3 बचेंगे, 3 में से 1 जाएगा तो 0.2897। ये इन दोनों का एरिया, इन दोनों के बीच का, यानी कि इन बच्चों के नंबर 20 से 35 के बीच में होंगे, इसकी संभावना है 0.2897। अब पूछते हो कितने बच्चों के होंगे, तो इसको 500 से गुना कर दो। इतने बच्चों के नंबर जो हैं 500 गुना 0.2897, तो लगभग 145 बच्चों के नंबर इस रेंज में आएंगे। तो आई होप ये आपको चीज क्लियर हो गई होगी, समझ में आ गया होगा। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे आते हैं ये तो मैंने इन जनरली बताया, एक क्वेश्चन करवाता हूँ मैं चलते चलते लास्ट में। ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम इसकी अलग टाइप है उसको स्टडी करेंगे। ठीक है, तो जरा देखिए इसमें एक छोटा सा क्वेश्चन है, सिंपल सा, आप ट्राई करेंगे तो डेफिनेटली आप आराम से कर पाएंगे उसको। ठीक है, देखिए क्वेश्चन है कि assume the mean height of soldiers to be 68.22 inch। ठीक है, कोई रेजिमेंट है और उसमें जो सोल्जर्स हैं, जो सिपाही हैं, उनकी मीन हाइट है 68.22 इंच विद ए वेरिएंस आपको पता है स्टैंडर्ड डेविएशन के स्क्वायर को बोलते हैं, वेरिएंस है 10.8 इंच। ठीक है, तो वेरिएंस का आप स्टैंडर्ड डेविएशन बनाओगे तो इसका अंडर रूट कर दोगे, 10.8 का अंडर रूट, 10.8 का मैंने किया अंडर रूट तो 3.286, ये स्टैंडर्ड डेविएशन हो गया। हाउ मैनी सोल्जर्स इन ए रेजिमेंट ऑफ 1000। अब एक जो सेना की जो टुकड़ी है उसमें 1000 सोल्जर्स है, पूछ रहे हाउ मेनी सोल्जर्स इन रेजिमेंट ऑफ 1000 वुड यू एक्सपेक्ट ओवर 6 फीट टॉल। 6 फीट से ऊंची हाइट कितने सोल्जर्स की होगी। ठीक है, अब 6 फीट ये इंच में है तो इसको इंच में कन्वर्ट कर लो, आपको पता है 1 फीट होता है 12 इंच के, तो 6 फीट कितना हो जाएगा भाई, 12 गुना 6 72 इंच। तो बस अब तो क्वेश्चन हो गया, आप ये करेंगे, ये नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन करो बनाएंगे, ये आप एक्स बार आपने लिखा, एक्स बार है 68.22 इंच जो इनकी मीन हाइट है। अब हमें हाइट चाहिए उनकी 72 इंच से ज़्यादा, ओवर 6 फीट टॉल, ये वाले रिक्वायर्ड अपनी फ्रीक्वेंसी है जो हमें चाहिए। ठीक है, तो क्या करेंगे, अच्छा स्टैंडर्ड डेविएशन हमने अभी निकाल ही लिया, स्टैंडर्ड डेविएशन अपना आ रहा है कितना 3.28। ठीक है, तो z हो जाएगा x यानी कि 72 माइनस एक्स बार यानी कि 68.22 डिवाइड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन यानी कि 3.28। तो z वैल्यू आ जाएगी जब आप इसको फाइंड आउट करेंगे, डिवाइड करेंगे, ऑर्डिनेट वैल्यू जो है 1.15।
ठीक है। और ये जेड वैल्यू से जो हम एरिया देखेंगे, बस ये हमेशा याद रखना है, अपने आप को याद दिलाए रखना है कि ये जो एरिया आता है ये हमेशा एक्स और एक्स बार के बीच का आता है, ये वाला जो टेबल से आएगा। टेबल से हमें एरिया देखना है 1.1 का 5 पर, 1.1 का 5 पर 1 2 3 4 5 3 7 4 9 3749 ठीक है। तो ये अपना एरिया आ गया। ये कौन सा, ये वाला है 0.3749। अब मुझे तो चाहिए इससे ज्यादा वाले, मुझे मिले एवरेज हाइट और 6 फीट के बीच का एरिया। मुझे चाहिए अबाउट 6 फीट, तो ये वाला एरिया कैसे निकाल देंगे, 0.5 में से घटा दो 0.3749 को, तो ये एरिया कितना आ जाता है, ये एरिया आ जाता है 0.1251। ठीक है, यानी कि उन सोल्जर्स की हाइट 6 फीट से ऊपर होने की संभावना है 0.1251। तो हाउ मेनी सोल्जर्स, नंबर ऑफ सोल्जर्स कितने हो जाएंगे, 0.1251 जो प्रोबेबिलिटी है उसको गुना कर दो, जितने सोल्जर्स हैं, सोल्जर्स की संख्या है 1000, उससे गुना कर दो 125, 125.1। अब फ्रैक्शन में तो सोल्जर्स हो नहीं सकते, तो 125 सोल्जर्स जो है उनकी हाइट 6 फीट से अधिक होगी। ठीक है, तो आपको एक बेसिक आइडिया भी हो गया होगा कि इसमें किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। लेकिन जो बेस है पहले उसको समझ लो, आपको अलग अलग सभी एंगल से इसका एरिया टेबल यूज करने पर कमांड होनी चाहिए, वो आप अच्छे से करें। ठीक है, नेक्स्ट टाइम हम समझेंगे कि एरिया तुम्हारे पास होगा ऑलरेडी, उसके बेस पर कोई मिसिंग वैल्यू, मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन कैसे निकालते हैं उसको समझेंगे। ठीक है, तो इसको आप जरूर इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, साथ साथ करेंगे तो आपको